मैंने अपने 10th तक की स्टडी के लिए मैंने 4 स्कूल बदल लिए थे। मैं दूसरों की स्टोरी पढ़ने के लिए नहीं बना हूँ, मैं अपनी स्टोरी पढ़ाने के लिए बना हूँ। तो ग्रॉसरी शॉप के लिए मैं मॉर्निंग सुबह मेरे को 6 बजे उठना पड़ता था। 6 बजे उठ के मुझे अपने शॉप के लिए दूध लेकर आना पड़ता था। So hello everyone, welcome to our new amazing fresh interview podcast। वो आज हमारे साथ हैं एक प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर और हमारी इंडियन टीम के प्लेयर। आप एक तरह से उन्हें इंडियन शूटर भी कह सकते हैं। शूटिंग के अंदर उन्होंने एशिया गेम्स के अंदर, काउंटी गेम्स के अंदर अपनी जो काबिलियत है वो साबित की और हमारे इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया। सो वेलकम शिवम सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबसे, जितने भी व्यूअर्स हमको देख रहे हैं, आप सबसे पहले रूबरू कराना चाहूंगा कि आप सबसे पहले अपना एक शॉर्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दीजिए अपना एक। या माई सेल्फ शिवम ठाकुर एंड मैं फॉर्मर क्रिकेटर भी हूँ। मैंने अंडर 14, अंडर 11, अंडर 17 खेला है, DDCA के लिए, UPCA के लिए। एंड लास्ट क्रिकेट मैंने जो खेली थी वो झारखंड के लिए खेली। देन मैंने मूव करा क्रिकेट टू शूटिंग। वो एक बहुत बड़ा स्टोरी है, तो आगे आप देखेंगे, मैं अपनी स्टोरी अपने आप को बताऊंगा कि कैसे कैसे मैंने मूव करा, कैसे मेरे स्ट्रगल्स पॉइंट रहे, कैसे मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा, मेरी क्या एम थी, क्या मोटो था मेरा। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको पता है हमारा एजुकेशन बेस्ड भी चैनल है, तो मैं आपको एक बहुत ही स्टार्टिंग में एक किक पॉइंट बताऊंगा कि सर की जो एजुकेशन है इट्स ओनली 10th पास। एम आई राइट सर? यस। सो सिर्फ 10th पास है, तो वो भी जानेंगे कि पढ़ाई क्यों छोड़ी, किस लिए छोड़ी, और थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी जानेंगे, एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, और जो इन्होंने किया है गेम्स में रिप्रेजेंट। तो ये फुल्ली मोटिवेशनल एंड विद लाइफ लेसन्स आपको इसमें काफी सारे मिलेंगे। तो प्रॉपरली देखना, समझना और एक एक टिप अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना, ताकि आपकी लाइफ उससे एक पॉइंट से जरूर कुछ ना कुछ चेंज हो सके आपकी लाइफ के अंदर। सो सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि स्टार्टिंग हमारी स्टूडेंट लाइफ से होती है, तो स्टार्टिंग से ही आपको स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, या मतलब कहीं टर्निंग पॉइंट आया आपकी लाइफ में, या कैसे था? स्टूडेंट लाइफ कैसी थी आपकी? मेरी स्टूडेंट लाइफ कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी स्टूडेंट लाइफ कहते हैं, मैंने राज करा अपनी स्टूडेंट लाइफ में। जिस भी स्कूल में मैं था, मैंने अपने 10th तक की स्टडी के लिए मैंने 4 स्कूल बदल लिए थे। वो बदल इसलिए लिए थे क्योंकि मैं स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा शैतान था। जिस भी स्कूल में जाता था, टीचर्स परेशान, प्रिंसिपल परेशान, सभी लोग परेशान रहते थे। और जो स्पोर्ट्स का मेरा है, वो स्पोर्ट्स में कोई ऐसा मेरा टर्निंग पॉइंट नहीं था। सबसे पहले मैं गली क्रिकेट खेलता था। गली क्रिकेट खेलते खेलते मैंने प्रोफेशनली क्रिकेट खेलना शुरू करा, तो मुझे लगा कि मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। देन मैंने स्पोर्ट्स ही चूज़ करा। फिर मेरा एजुकेशन से थोड़ा थोड़ा बन भी हटने लगा, मैं खेल पे ज़्यादा ध्यान देने लगा, अपने आप को उसमें परफॉर्म देने लगा, परफॉर्मेंस अच्छा करने लगा। तो ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में रही, बट ऐसा नहीं कि कोई मेरा मोटिवेशन था या मेरे को किसी के तरह कोई प्लेयर बनना था, ऐसा मेरा कभी नहीं रहा। मैंने हमेशा से ही, मेरा एक मोटो रहा और उसी मोटो को मैं फॉलो करते आया हूँ अभी तक, और आगे भी करता रहूँगा कि मैं दूसरों की स्टोरी पढ़ने के लिए नहीं बना हूँ, मैं अपनी स्टोरी पढ़ाने के लिए बना हूँ लोगों को, कि मैं अपनी लाइफ में जितने भी मैंने स्ट्रगल्स करे हैं। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा, बोले तो बहुत ज़्यादा पुअर क्लास था। फैमिली से कभी भी सपोर्ट नहीं मिला स्पोर्ट्स के लिए। आज से अभी 3-4 साल पहले मेरे को सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले मैंने खुद अपना स्ट्रगल करा, खुद से इतना सब कुछ करा। तो ऐसा ये नहीं कि आज के बहुत से एथलीट्स ये भी कहते हैं कि हमें फैमिली सपोर्ट नहीं है, हमें फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं। ठीक है, एवरीथिंग राइट, सब कुछ चाहिए, लेकिन आप खुद से अगर हार मान जाएंगे तो आई थिंक कि आपसे बड़ा कायर कोई नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि आप कुछ भी करें, आप स्टडी में रहें, आप स्टडी कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर कीजिए। स्पोर्ट्स हैं तो स्पोर्ट्स को प्रॉपर कीजिए। किसी चीज़ की टेंशन लेके, किसी के कि प्रेशराइज आपको नहीं रहना किसी के लिए। आप स्टडी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मुझे स्टडी करके डॉक्टर ही बनना है। आप जितना भी, जो भी आपका स्टडी है, स्टडी में आप अगर इंजॉय करेंगे, आप अपनी स्टडी को फनी मोमेंट्स या फन की तरह उसको इंजॉय करके करेंगे तो स्टडी में भी आपको अच्छा लगेगा। जैसे मैं स्पोर्ट्स में करता हूँ, मैं अपने जब भी मेरे इवेंट्स होते हैं, जब भी मेरे टूर्नामेंट्स होते हैं, तो मैं उसमें कोई टेंशन नहीं लेता, मैं अपने टूर्नामेंट्स को इंजॉय करता हूँ और मैं बेटर रिजल्ट देता हूँ उसके बाद।
सो सर आपका जैसे कि आपने बताया कि आपका फैमिली सपोर्ट भी नहीं था, कुछ टाइम पहले मिलना स्टार्ट हुआ और स्टार्टिंग से आपका एक मोटो था और उसके बाद स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट भी ज़्यादा था, तो 10th के बाद ऐसा क्या हुआ जो आपके माइंड में क्या आया कि मैं क्यों नहीं करूं पढ़ाई, या मतलब कैसा वो पॉइंट क्या था जो आपने सोच लिया कि मेरे को ये करना है? लाइक उस समय मैं क्रिकेट खेलता था और प्रॉपर मतलब मैं टाइम नहीं दे पाता था अपने आप को। प्रॉपर टाइम नहीं देने का मतलब कि जो मेरा फैमिली बिजनेस है वो शॉप है, मतलब हमारे ग्रॉसरी शॉप थे शुरू से ही। लाइक मेरे पापा 1980 में नोएडा आ गए थे, तो उनके बाद उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल करा हमें यहाँ तक लाने के लिए और हमें पढ़ाया लिखाया। उनका ये मोटो था कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे एजुकेटेड रहे। लाइक उनको तो नहीं पता था कि मैं स्पोर्ट्स में इतना अच्छा हूँ, लेकिन उन लोगों ने भी बहुत स्ट्रगल करा। वो स्ट्रगल लाइफ तो मैंने पापा की नहीं देखी, बाकी सुनी है कि पापा ने भी बहुत स्ट्रगल करा है। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल पॉइंट भी मेरे लिए बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। कभी कभी मैं जब सुनता हूँ अपनी फैमिली से, मम्मी से सुनता हूँ या अपने चाचा से सुनता हूँ कि ऐसा ऐसा पापा ने करा, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मैं दोबारा अपनी फैमिली को नहीं फेस करने देना चाहता कि जितना मैं बेटर कर पाऊँ मैं उतना बेटर करता रहूँ। और रही बात ये कि जो मेरा स्ट्रगल पॉइंट था, वो स्ट्रगल ये था कि लाइक हमारा शॉप था, ग्रॉसरी शॉप था। तो ग्रॉसरी शॉप के लिए मैं मॉर्निंग सुबह मेरे को 6 बजे उठना पड़ता था। 6 बजे उठ के मुझे अपने शॉप के लिए दूध लेकर आना पड़ता था। दूध लेकर आता था, फिर 7 बजे तक मैं उधर से वापस आता था। 7 बजे के बाद फिर मैं स्कूल के लिए रेडी होता था। 8 बजे हमारा स्कूल लगता था। स्कूल लगते स्कूल गया, स्कूल से वापस आया, 1 बजे 1:30 बजे समथिंग छुट्टी हो जाती थी। आते ही फ्रेश हुआ, लंच करा और अकेडमी के लिए निकल गया। और मैं नोएडा से दिल्ली जाता था साइकिल से अकेडमी। लाइक आई थिंक 15 किलोमीटर था। तो बैग रखते ही, और उस समय सपोर्ट भी नहीं मिलता था स्पोर्ट्स के लिए, मतलब घर वाले मना करते थे, तो पापा दोपहर के समय आराम कर रहे होते थे तो मैं निकल जाता था चुपचाप से। तो चुपचाप से मतलब निकलने की भी एक बहुत स्टोरीज हैं कि उसके लिए मैं बहुत घर में पिटा भी हूँ, बहुत मार भी खाई है कि ये चीज़ें मत कर, इन खेलने वेलने में कुछ नहीं रखा हुआ। लेकिन फिर भी एक अपने अंदर जुनून था कि नहीं, कुछ करना है, इसी में करना है। फिर मैं अकेडमी चला जाता था। अकेडमी से फिर मैं 5, 5:30, 6 बजे तक फ्री होता था। फिर वापस आता था। फिर वापस आने के बाद फिर ट्यूशन जाता था। ट्यूशन पढ़ने के बाद फिर घर वापस आता था। फिर स्कूल के होमवर्क्स वगैरह, फिर थोड़ी देर शॉप वगैरह पे बैठना, फिर शॉप वगैरह बंद करवाता था पापा की। फिर उसके बाद फिर सोना। फिर ऐसा, इस वजह से मेरे को प्रॉपर मैं अपने स्पोर्ट्स पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। प्रॉपर मतलब अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहा था कि हुआ है, मेरे को स्पोर्ट्स करना है, मेरे को क्रिकेट करना है, तो मैं उसको अच्छे तरीके से मतलब प्रॉपर नहीं दिखा पा रहा था। तो इस वजह से फिर टर्निंग पॉइंट मेरे 10th का ऐसा नहीं कि मुझे एजुकेशन नहीं करनी थी, मुझे करनी थी। 10th के बाद मैंने मतलब 10th के बाद मैंने ये सोचा कि 11th 12th ना करके मैं कोई डिप्लोमा के बिहाफ पर कोई कोर्स कर लूँ। तो मैं कॉलेज गया। कॉलेज में गया एडमिशन के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने मेरे से बोला कि आई नीड योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर तो मेरा कोई बताने वाला ही नहीं था जो कैरेक्टर मैं किसी को बताता। तो उन्होंने क्रॉस वेरिफिकेशन, स्कूल में क्रॉस वेरिफिकेशन करा, तो उस कॉलेज ने भी मतलब मेरे को रिजेक्ट कर दिया कि हम ये कैरेक्टरलेस बच्चों को एडमिशन्स नहीं देते, और वो कॉलेज आज मुझे एज अ चीफ गेस्ट बुलाता है। तो दिस इज़ माई टर्निंग पॉइंट। आप लाइफ में कभी भी मत हारो, आप जिस चीज़ में भी हो, स्टडी में स्टडी करो, स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स करो, जॉब में हो जॉब करो, लेकिन चीज़ों को एंजॉय करके, किसी का प्रेशराइज करके कभी नहीं। कुछ सक्सेस मिलेगी ही नहीं, आप किसी के प्रेशराइज में रहकर कुछ नहीं कर सकते। फैमिली प्रेशर हो, खुद का प्रेशर हो, फ्रेंड्स का प्रेशर हो कि लाइक बहुत आज का टाइम क्या आ गया है, हमारे यूथ में आज का टाइम क्या आ गया है कि एक दूसरे को देख के चिढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। सो आपने बहुत अच्छी चीज सीखी देखो अभी कि प्रेशर में आपको नहीं करनी है कुछ भी डिसीजन। प्रेशर में आप लोगे तो वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देगा आपके ऊपर। तो ये चीज आपको बहुत अच्छी सीखने को मिली। और आपने एक लाइन बहुत अच्छी सुनी सर से अभी कि जिस कॉलेज ने रिजेक्ट किया था वही कॉलेज आप चीफ गेस्ट के रूप में बुलाता है। तो ये होता है कि अपनी पूरी चीज को, पूरी जिसको बोलते हैं ना, आपने एक मीम देखा था कि जज्बात पलट दिए, तो यहाँ जज्बात पलट दिया, वक्त भी पलट दिया है। तो एक और चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे
कैरेक्टर की बात आई, आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में ये बात की, ये सब चीज़ें, तो कभी मतलब आपको अभी लगता है कि मेरे को एजुकेशन कर लेनी चाहिए थी, या कुछ ऐसा कुछ आता है या नहीं कि मैंने ठीक डिसीजन लिया था वो? नहीं, एजुकेशन का तो नहीं आता, लेकिन हाँ शायद मैंने स्टूडेंट लाइफ अपनी प्रॉपर तरीके से एंजॉय नहीं करी, मैंने अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय नहीं करी। वो कॉलेज में जब मैं जाता हूँ किसी कॉलेज में तो बहुत याद आती है कि शायद मैं कॉलेज में होता तो मैं भी आज इन लोगों के बीच में बैठा रहता, हंसी मजाक कर रहा होता, एंजॉय कर रहा होता। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मैं मिस करता हूँ। बट स्टडी से तो मैं अभी भी बहुत दूर रहता हूँ। लेकिन मेरा स्टडी से और मेरा आंकड़ा बहुत दूर दूर तक नहीं मिलता था, तो स्टडी मैंने इसलिए कभी की ही नहीं। मतलब थोड़ा बहुत भी हाँ। मिलता नहीं है। ओके ओके। सो अगर मैं आपसे मेन चीज़ ये पूछना चाहूँ कि जैसे हर एक की लाइफ में एक रोल मॉडल होता है उसका, ठीक है, एक इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, चाहे उसके वो खुद के फादर हो या कोई प्लेयर हो, स्पेशली आप एक प्लेयर हो, तो कोई रहा है जिसको देख के आप थोड़ा मोटिवेट होते हो, आपके अंदर एनर्जी आती हो कि नहीं यार मेरे को ना करना है? नहीं, बेसिकली मेरा कोई ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं ये बात करूं कि मेरे को इनके तरफ बनना था या उनके तरफ बनना था, मेरा कभी ऐसा नहीं रहा। बस ये है कि जो चीज़ें मेरी फैमिली ने पहले देखी हैं, जितना स्ट्रगल करा है, वो दोबारा टाइम ना आए। मैं बनना चाहता हूं तो मैं मेरे पापा के जैसे बनना चाहता हूं कि मेरे पापा बहुत स्ट्रगल करते हैं, और वो स्ट्रगल लाइफ ही मैं बहुत बेस्ट लाइफ लगती है मेरे को। और जब भी अभी मेरे पास टाइम रहता है तो मैं मतलब झुग्गियों में चला जाता हूँ, लोगों के बीच में चला जाता हूँ, वहाँ उनकी लाइफ देखता हूँ। तो उन सब चीज़ों को देख के मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूँ। वो ये मेरा तरीका मोटिवेट करने का है। बाकी जितना भी लाइक मंदिरों में चला जाता हूँ, गरीबों के बीच में बैठ जाता हूँ, टाइम मिलता है तो ऋषिकेश चला जाता हूँ, ऋषिकेश में ऐसे रहता हूँ लाइक फ़कीरों की तरह रहता हूँ। तो वो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूँ कि ये भी एक लाइफ है और वो भी एक लाइफ है, मैं यहाँ से सीखता हूँ और वहाँ उस चीज़ को अप्लाई करता हूँ। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आजकल हम सोचते हैं कि सॉन्ग सुनने से मोटिवेशन आ जाएगा हमें इस चीज़ से, बट ये है कि आप अगर ग्राउंडेड रहते हो, ऑन ग्राउंड रहते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो, डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, तो उससे भी आपको एक अलग लाइफ पता चलती है, तो आप अपने आप को मोटिवेटेड फील करते हो। तो लाइक आपने बोला कि हम आपका टर्निंग पॉइंट था 10th के बाद, फिर कॉलेज की आपने स्टोरी शेयर करी, तो मतलब प्लेयर की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? मतलब अंदर का प्लेयर कब जागा आपके अंदर का? प्लेयर की जर्नी मेरी गली क्रिकेट से स्टार्ट हुई थी। 2009 में मैंने गली क्रिकेट खेलना शुरू करा था। और स्कूल लाइफ में तो मैं एक बदमाश था ही, तो गुस्से वाला था, गुस्सा आता था, तो मैंने मीडियम पेसर एज अ बॉलर मैंने स्टार्ट करा क्रिकेट को। फिर मैंने प्रोफेशनली क्रिकेट खेलना शुरू करा। अंडर 11 मैंने फर्स्ट टाइम खेला, फिर अंडर 14 खेला, अंडर 17 खेला। तो ऐसा मेरा 2009 से मेरा स्ट्रगल स्पोर्ट्स के लिए स्टार्ट हो गया। तो अभी आप एज अ शूटर हो और अभी आप क्रिकेट की भी बात कर रहे हो, तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बताएंगे कि क्या चेंज कैसे आया है, कब आया है चेंज? ये बात है 2017 की, 2016 एंड 17 स्टार्टिंग की बात है, जब मैं क्रिकेट के कैंप में था। तो उस कैंप में लाइक पहले क्या था, खेलना ना धूप देखी, ना शाम देखी, ना रात देखी। क्रिकेट टाइम में मेरे पास 24 घंटे बॉल मेरे पास में रहती थी। तो उस समय स्टार्ट ये हुआ कि मैं कैंप में था, और कैंप में ना ही मेरे को पता था कि न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, ना ही मेरे को पता था कि फिजियोथेरेपी क्या होता है। आज पता है कि प्रॉपर डाइट क्या लेनी है हमें, प्रॉपर फिजियो क्या होता है, ये मेरे को अब जाके पता चला। उस समय कुछ नहीं पता था। तो उस समय लाइक ट्रेनिंग के दौरान ही मेरे लेफ्ट नी में लिगामेंट टियर हुआ मेरा, लाइक चोट लगी मेरे को। चोट क्या लगी कि एक्सरसाइज करने वक्त मतलब पैर मेरा घूम गया, तो मेरा लिगामेंट टियर हो गया। उसके बाद वहीं पे जो फिजियो था उन्होंने मेरे को बोला कि रेस्ट करो आप, नेक्स्ट डे हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मतलब मैं खुद खड़ा नहीं हो पा रहा था, तो मैंने अपने कोच को बोला, तो उन्होंने बोला कि तू रेस्ट कर, अभी सही हो जाएगा। तो मैंने 1-2 दिन रेस्ट करा, बट वो रिकवर नहीं हो पाया। फिर उन्होंने मेरे को वापस भेज दिया कि आप तुम घर चले जाओ, तुम नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। फिर उसके बाद लाइक घर पे बताता तो पिटता कि तेरे को पहले बोला था कि पैर हाथ में चोट लग जाती है, ऐसा होता है वैसा होता है। और लेदर की बॉल्स, और मेरे आप फिंगर्स देखेंगे अभी, तो मेरी कोई भी फिंगर सीधी फिंगर नहीं है, ये सारी मेरी बॉल से लगी हुई, सारी टेढ़ी मेढ़ी फिंगर ये बॉल से लगी हुई। तो उसके बाद ये था कि घर पे नहीं बता सकता था, खुद से छुपानी थी ये बातें, मम्मी पापा से छुपानी थी। तो लाइक 1 महीना मैंने खुद से रिहैब करने की कोशिश करी,
यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख के डॉक्टर से कंसल्ट वगैरह लेकर खुद से रिहैब करने की कोशिश करी, बट मतलब इतना ऐसा स्ट्रगल मेरा टाइम हो गया था। वही मेरी लाइफ जर्नी थी, वही मेरा काम करने का जरिया था। लाइक सुबह उठना, दुकान के लिए सामान लाना, अकेडमी के टाइम तो ख़त्म हो गया था क्योंकि मैं खुद से चल ही नहीं पा रहा था। तो मैं बॉलिंग वगैरह तो बहुत दूर की बात थी। तो ये चीज़ें चलती रही। फिर उसके बाद लाइक नोएडा सेक्टर 30 में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर मैं गया। तो वहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम मैं फिजियोथेरेपी के पास गया। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने मेरे को एक्सरे वगैरह करा, तो एक्सरे वगैरह में कुछ ऐसा निकला नहीं। तो उन्होंने एमआरआई करा, तो एमआरआई में वो दिखा कि मेरा लिगामेंट टियर है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको रिहैब करना पड़ेगा, रिहैब करने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे आपको रिकवर करने में। और उसके बाद फिर मेरे कैंप थे, फिर मेरा एनसी का कैंप था, फिर मेरे मैचेस शुरू थे। तो मैंने कहा कि सर कुछ और बताइए जिससे, तो बोला नहीं ये ऐसे ही होता है, रिहैब करना पड़ेगा आपको, प्रॉपर फिजियो लेना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। फिर 1-2 दिन के बाद फिर मैं उनके पास गया, मैंने उनसे बोला कि सर मेरे ऐसे ऐसे मैचेस है। तो उन्होंने बोला ठीक है, सेकंड ऑप्शन वी हैव, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, उससे रिकवर जल्दी हो जाओगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सर चार्जेस क्या बोले? तो उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 5.5 लाख रुपए लगेंगे। और 5.5 लाख तो बहुत दूर की बात थी, घर से तो 5.5 रुपए भी नहीं मिलते थे। तो फिर अंत में आके फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मेरे पैर में चोट लग गई है। तो मम्मी ने बोला ठीक है, सिकाई वगैरह कर ले, सही हो जाएगा। पर उनको रियल बात तो उनको भी नहीं पता था कि पैर में चोट कैसी लगी है। तो उन्होंने बोला कि सिकाई वगैरह कर ले, आइस वगैरह लगा ले, ये चीज़ें करी, बट उससे कोई रिकवर हुआ नहीं। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद खुद से मतलब एक एज अ स्पोर्ट्स पर्सन लाइक 24 घंटे जो एक्टिविटीज़ में घुसा रहता था वो एकदम से मतलब शांत हो गया। तो शांत तो बैठ नहीं सकता था। तो उस समय फिर मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन रन करी। ऑर्गेनाइजेशन रन का ये सिलसिला रहा, लाइक फिर मैं ग्रेटर नोएडा सेटल हो गए थे हम लोग, कुलेश्वरा गांव में, वहाँ पर हम सेटल हो गए थे, वहाँ पर हम रहने लगे थे। तो मैंने कुछ स्कूल्स के बच्चों को मल्टीपल स्पोर्ट्स के लिए मैंने सेलेक्ट करा, उनके स्पोर्ट्स ट्रेनिंग्स कराई, कैंप कराए, उनको ट्रेनिंग दिया मल्टीपल स्पोर्ट्स में। तो ये मेरा सिलसिला चलते रहा। फिर उसके बाद मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन रन करी, द नेम इज स्कूल गेम्स एंड एक्टिविटी डेवलपमेंट फाउंडेशन। ये मैंने 2017 में रन करा इसको। तो उसके बाद फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैंने बहुत से बच्चे नेशनल लेवल पे खिलाए, स्टेट लेवल पे खिलाए, इंटरनेशनल लेवल पे खिलाए। तो ऐसे चलता रहा। तो फिर एक दिन खुद में मतलब, और फिर उसमें जब मेरा लिगामेंट टियर हुआ था तो मैं काफ़ी डिप्रेस भी हो गया था कुछ टाइम के लिए कि लाइक लाइफ में ये टर्निंग पॉइंट क्या आ गया। स्टडी तो करी नहीं और खेलने के लायक भी नहीं रहा, ना पढ़ाई की। तो इन सब चीज़ों को लेके थोड़ा डिप्रेस होने लगा कि अब करना क्या पड़ेगा। तो फिर ये मैंने ऑर्गेनाइजेशन रन करी, इसके थ्रू इसमें लगा रहता था, बच्चों को सिखाता रहता था और कोई कॉस्ट नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता रहता। हाँ, नॉर्मली जो भी लाइक कोई भी 50-100 ऐसा करके दे देता था तो मैं एक्सेप्ट था, बाकी कोई हमारी तरफ से कोई ऐसा चार्जेस वगैरह नहीं था। देन उसके बाद फिर मैंने खुद में जब फिर मैं उस टाइम क्या था, उस टाइम मतलब ना ही मेरा कोई बैकग्राउंड स्पोर्ट्स से था और ना ही मेरी कोई फैमिली में स्पोर्ट्स पर्सन था जो मेरे को बता सकता था, और ना ही मेरे पास कोई अच्छा कंसल्टेशन था जो मेरे को समझा सकता था कि मैं क्या करूँ अब। तो ये चीज़ें चलती रही। फिर मतलब मैं खुद में बात करता था कि यार शिवम करना क्या है, अब तूने स्टडी भी छोड़ दी, स्पोर्ट्स भी छोड़ दिया, कहीं का नहीं रहा था। तो उसके बाद मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर से खेलेंगे। फिर मेरे अंदर जुनून आया कि अब मुझे इंडिया के लिए खेलना है, मेरे को इंडिया टैग चाहिए तो चाहिए, एनी हाउ मुझे इंडिया टैग चाहिए। फिर उसके बाद मैंने कुछ फिजिकल एजुकेशन की बुक पढ़ी, 11th-12th की फिजिकल एजुकेशन की बुक पढ़ी। मैं पढ़ इसलिए रहा था, मैं ये देखना चाह रहा था कि कौन से स्पोर्ट्स में फिजिकल ज़्यादा नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा नहीं है, कौन से स्पोर्ट्स में। तो सबसे पहले मैंने ट्राई करा आर्चरी, तो उसमें मेरा कुछ बना नहीं, जमा नहीं। फिर मैंने देखा चेस, मैंने कहा ये फालतू गेम है। तो फिर उसके बाद जब मैंने शूटिंग देखा तो स्कूल टाइम में तो लड़ाइयाँ वगैरह झगड़े वगैरह रहते थे, गुस्से वाला इंसान वैसे ही था। तो शूटिंग गन पकड़ते हैं मतलब एक अंदर से और है कि हाँ ये ठीक है, इसे करेंगे। तो फिर गन पकड़ी तो एक तो मतलब लाइक जो मेरे दोस्त वगैरह थे
तो लड़ाई वगैरह झगड़े में मतलब एक वो रहता था कि अंदर से मतलब रहता था कि गुस्से वाला इंसान, हाँ। तो गन पकड़ के मतलब कुछ लगा कि हाँ कुछ तो पकड़ा है और यही करना है यही अब। कर। तो बस कुछ नहीं, फिर मैंने शूटिंग अकेडमी ज्वाइन करी, थोड़े 20-25 दिन के लिए मैंने अकेडमी ज्वाइन करी। फिर मैंने चीज़ें समझ ली, चीज़ें देख ली कैसे क्या होती है, फिर मैं खुद से अपने ऊपर काम करने लगा और फिर मैंने उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट करी। फिर मैंने इंडिया के लिए खेला, फिर मैं मेडल्स देने लगा। सो आपने बोला सिर्फ मैंने 20-25 दिन में अकेडमी गया, तो उसके बाद सेल्फ ट्रेनिंग थी आपके हाँ, साथ? मैंने सेल्फ ट्रेनिंग करी है। मतलब सेल्फ ट्रेनिंग पर आप खेलने गए? हाँ, बाहर? हाँ। तो आप देख सकते हो, देखो हम लोग जैसे अपनी लाइफ में स्टूडेंट सोचते हैं कि हम बाहर कोचिंग लें, ट्यूशंस लें, पढ़ाई में हो चाहे किसी भी चीज़ में, और आपने एक और चीज़ सीखी कि रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी सर ने बताया कि मैंने बुक खोल के देखी 11th-12th की फिजिकल एजुकेशन की, तो उससे मेरे को आइडिया आया। तो यही चीज़ हमेशा आपको मेरी वीडियोस में भी हमेशा पता चलता है कि रिसर्च इज इंपॉर्टेंट। अगर आप रिसर्च नहीं करोगे तो आप अपने आप को जान भी नहीं पाओगे और अपने लिए कुछ अच्छा देख भी नहीं पाओगे। सो आपने एक चीज़ अपनी स्टेज बताई कि मैं एक बीच में डिप्रेशन में चला गया था बहुत ज़्यादा, जब मैं कहीं का नहीं रहा। तो उस टाइम क्या आपको लग रहा था कि मतलब यार पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी, या माँ बाप सही बोल रहे थे कि इधर नहीं आना चाहिए था, हाथ पैर टूटेंगे, ऐसा कुछ लग रहा था, या मतलब क्या फील आ रहा था उसमें? उस टाइम डिप्रेस सिर्फ इस चीज़ का था कि ना तो पढ़ाई की ना तो स्पोर्ट्स किया। फिर उस डिप्रेस में मतलब, और सही बात बताऊं, जब तक माइंड पे प्रेशर नहीं पड़ता, प्रेशर उस टाइम इस चीज़ का प्रेशर था कि कुछ तो लाइफ में करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। फिर ये चीज़ें दिमाग में है कि ठीक है खुद नहीं खेला, औरों को तो खिला सकता हूँ। तो उस बिहाफ पर फिर मैंने वो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी। उस ऑर्गेनाइजेशन में मैं बच्चों से मिलता रहा, तो उसमें मैं खुश होने लगा। वो मेरा मूव करने का तरीका था। मैं अपने डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए मैंने वो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी, और बच्चों के बीच में रहता था, स्पोर्ट्स के बीच में रहता था, तो मन लगा रहता था। तो फिर ऐसे करके मैंने अपने आप को। तो आप क्या एक ऐसी यूथ को टिप देना चाहोगे जो आज की डेट में डिप्रेस है, किसी न किसी चीज़ को लेकर प्रेशर लेके बैठे हैं, कैसे निकले वो उसमें से? देखिए, अगर डिप्रेस हैं, मैटर ये करता है कि आप डिप्रेस किस चीज़ से हैं। बहुत से लोग अपने रिलेशनशिप से डिप्रेस हैं, बहुत से लोग अपने वर्कलोड से डिप्रेस हैं, बहुत से लोग अपने पेरेंट्स से भी डिप्रेस हो जाते हैं। तो कंडीशन यही है कि आप डिप्रेस में, आप उस डिप्रेशन की सिचुएशन आपने खुद बनाई है, किसी और ने नहीं बनाई। तो अगर आपने उस सिचुएशन को बनाई है तो ऑब्वियसली सी बात है कि उस सिचुएशन से निकलना आप ही को है। कोई दूसरा आपको 10 मिनट समझा देगा, 20 मिनट समझा देगा, आप मोटिवेशन स्पीकर्स की वीडियो देख लोगे, फिर आपको लगेगा हाँ मैं ठीक हूँ, फिर नेक्स्ट डे फिर आप डिप्रेस हो। आपको बदलना खुद पड़ेगा, कोई आपको सामने से आके नहीं बदलेगा कि नहीं भाई तू ये मत कर, ऐसा मत कर, वैसा मत। जब तक खुद में आप ये ना सोच लो कि हाँ मुझे इस चीज से बाहर निकलना है, तब तक आप बाहर नहीं निकल सकते। सो क्या आपको लगता है कि जैसे आपने बोला कि मैं बिजी रहने लग गया था काम में, तो ये भी एक बेस्ट पॉइंट हो सकता है डिप्रेशन से निकलने का कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जिस चीज, मेरा तो ये मानना है कि आप जिस चीज से भी डिप्रेस हो रहे हैं, जो चीज आपको अच्छी लगती है वो चीज करने लगो। आप सोशली हो जाओ। पहली चीज तो डिप्रेस इंसान को समझ नहीं आता क्यों करे क्या। तो पहली चीज तो कभी उसको अकेला नहीं रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि अकेला रहेगा बात नेगेटिव आएंगी, दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, ये कर लेता, वो कर लेता, ये कर लूँ, वो कर लूँ, और बहुत से टाइम आएंगे कि जब आपको लगेगा कुछ नहीं है, मैं सुसाइड कर लेता हूँ। ऐसा भी बहुत होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए यही है कि आप पहली बात तो जब आप जिस समय में आपको लगते हो कि मैं डिप्रेस हो रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना, या मेरी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, कुछ भी एनीथिंग एल्स, सबसे पहले तो आप सोशली होने लग जाइए, लोगों के बीच में उठना बैठना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपका माइंड थोड़ा बहुत तो डाइवर्ट रहेगा। और 10 लोगों के बीच में रहेंगे तो 10 तरीके की बात होंगी, कुछ बातें आपको अच्छी लगेंगी, कुछ बातें आपको हंसाएंगी, और कुछ बातें आपको समझा के भी जाएंगी। सो एक चीज़ जो है कि आपने चलो अपने कुछ ट्रेनिंग ली, उसके बाद आपने खेलना स्टार्ट कर दिया, ओके। सो कुछ ऐसे कुछ पॉइंट्स आए आपके खेलने के टाइम में भी जो आपको लगता है कि हाँ यार मैं खेलना स्टार्ट तो कर दिया था, बट वो भी मेरे टर्निंग पॉइंट्स थे, कुछ ऐसा बीच में कुछ आया हो कि जैसे आपके पैर की रुकावट आई आपके स्टार्टिंग में, तो गेम्स में भी कुछ ऐसा हुआ कभी आपके साथ शूटिंग के दौरान, या कुछ, या कभी आप मैच हार गए हो तब भी आपको बहुत फेलियर का दुख हुआ कभी ऐसा? नहीं, मैं सीधी सी बात, मैं एक ही चीज़ समझता हूँ, अपने आप को एक ही चीज़ समझाता हूँ और एक ही चीज़ समझता हूँ कि अगर मैं किसी टूर्नामेंट में कोई मेरा मेडल नहीं आया या मैं फेलियर हो रहा हूँ, तो मुझे अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। अगर मैं
जो भी मेरा टर्निंग पॉइंट हो रहा है या जिस मैच में भी मैं नहीं चल पा रहा, तो कहीं ना कहीं मुझसे अच्छा प्लेयर है मेरे सामने वाला, तो मैं ये नहीं सोचता कि उसने मेडल क्यों जीता, मैं ये सोचता हूँ कि हमने क्यों नहीं मेडल जीता। हमने क्यों नहीं जीता। तो फिर कुछ नहीं, वो चीज़ें कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं और मैं उससे बहुत चीज़ें सीख कर फिर मैं नेक्स्ट टाइम और उससे बेटर करता हूँ। और एक टिप और लेना चाहूँगा मैं, जैसे एक स्टूडेंट भी आपसे इस बात पे रिलेट कर पाएगा, चाहे वो प्लेयर बनना चाहता हो, चाहे एग्जाम सेंटर में जाने का डर हो। एग्जाम सेंटर और आपका जो ग्राउंड होता है या जो भी आपका हॉल होता है, तो जब आप जाते थे मैचेस के लिए, आप ऑन फील्ड उतरते थे उस काम के लिए, तो आपके सामने नर्वसनेस रहती थी और उसको आप कैसे टैकल करते थे कि यार वो प्लेयर अच्छा कर गया, तो ऐसा कुछ रहता था माइंड में, क्या रहता था? नर्वसनेस तो मेरे को स्कूल टाइम में ही रहती थी। जब स्कूल टाइम में डेली मतलब डेली एक बच्चे को थॉट्स बोलने पड़ते थे। ओके। उस टाइम बस नर्वसनेस रहती थी। जब फिर पहली चीज कि जब मैं सोशली होने लगा, लोगों के बीच में बैठने लगा, उठने लगा, तो मैं उन्हें बोलना सीखा। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इंसान का ये होता है कि इंसान किसी के सामने बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रहा, चार लोगों के बीच में वो अपनी बात रख पा रहा है या नहीं रख पा रहा। और दूसरी चीज ये कि हाँ, बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में मैंने पार्टिसिपेट करा, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहता है। और सबसे बड़ा प्रेशर तो मैं यही बोलूँगा कि जो एक एथलीट्स के लिए रहता है, जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनके ऊपर एक ये भी प्रेशर रहता है कि वो कुछ भी करेंगे, वो अपने देश के लिए कर रहे हैं और वो कुछ भी गलत ना करे जिससे कि उनकी कंट्री पे कोई स्पॉट आए। तो बस यही सारी चीज़ें रहती है। बाकी मैं तो हर एथलीट्स और हर स्टूडेंट से यही कहता हूँ कि चीज़ों को एंजॉय करो। प्रेशराइज करके तो किसी का भला नहीं हुआ और ना ही होगा। आप चीज़ों को एंजॉय करना सीखो, वो चीज़ अच्छी होगी। तो देखो, बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों को सीखने को मिली कि यू हैव टू एंजॉय, एक्सप्लोर इन योर लाइफ, ताकि आपका हर एक मूवमेंट बहुत अच्छा बने। तो आपने जिस हिसाब से इंडिया के लिए मेडल्स जीते, ठीक है, कुछ मेडल्स आप देख सकते हो, सब लोग यहाँ पर भी पढ़े, तो जो मेडल्स पहनने की खुशी होती है, मतलब क्या फीलिंग होती है अपने तिरंगे को देखकर जब आपको मेडल पहनाया जा रहा होता है, सर्व किया जा रहा होता है, मतलब कैसे, मतलब क्या, एक मैं जानना चाहूँ और लोग जानना चाहें, क्या फीलिंग आती है उस टाइम, कैसा लग रहा होता है? जब फर्स्ट टाइम मैंने मेडल जीता था, फर्स्ट टाइम जब मैंने मेडल पहना था, तो फर्स्ट आपको कौन सा मेडल था? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज? फर्स्ट मेरा गोल्ड था। फर्स्ट ही गोल्ड था, वाह। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने मेडल जीता था, तो जब मैं पोडियम पे खड़ा हुआ तो मेरे पैर वाइब्रेट कर रहे थे। वाइब्रेट इसलिए कर रहे थे क्योंकि फर्स्ट टाइम वो मेरा था। और उसके बाद जब हमारा नेशनल एंथम स्टार्ट हुआ, तो एक होती है कि लिपसिंग करना, और वो टाइम एक ऐसा था कि मेरे लिप्स तो चल रहे थे बट मेरे आंसू भी नहीं रुक रहे थे। और ये नहीं पता कि वो आंसू किस चीज़ के थे, खुशी के थे, गम के थे, ये मेडल जीतने के थे, नर्वस थे, वो चीज़ें मेरे को आज तक समझ नहीं आई। लेकिन अब शायद नहीं होता। लेकिन पहले के टूर्नामेंट्स में मैंने जितने भी पार्टिसिपेट करा, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा टच होती थी हार्ट में कि यार कुछ करा है। और जब नेशनल एंथम बनता है, किसी सबसे बड़ी प्राउड की बात हम एथलीट्स के लिए यही होती है कि हम किसी भी अदर कंट्री में जाते हैं और वहाँ पर अगर हमारा नेशनल एंथम बज रहा है और सारे आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो इससे बड़े रिस्पेक्ट आपके लिए कुछ है नहीं आपकी लाइफ में। राइट। सो जब आप पहला मेडल लेकर आए थे, क्या रिस्पॉन्स था, क्या रिएक्शन था फैमिली का? फैमिली का तो मतलब फैमिली को तो समझ ही नहीं आया, फैमिली को तो समझ ही नहीं आया कि चल क्या रहा है। फैमिली को तो बहुत बाद में समझ आया कि हमारा बच्चा ऐसा ऐसा कर रहा है, तो उनको तो काफ़ी बाद में समझ आया। तो अब वो काफ़ी खुश भी रहते हैं, काफ़ी अप्रिशिएट भी करते हैं। ओके ओके। सो मीन्स ऑल ओवर ये आपका कहना है कि यू हैव टू एंजॉय और एक्सप्लोर करो डिफरेंट चीज़ों को। अच्छा, कोई मीन्स आप कोई ऐसी चीज़ आप बताना चाहो, कोई ऐसी एडवाइस देना चाहो आज के यूथ को, कोई अपनी तरफ से एक एडवाइस कि आप लोगों को ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए अपनी लाइफ में, चाहे वो डिप्रेशन को लेकर हो, चाहे वो एक प्रेशर को लेकर हो, किसी चीज़ को भी लेकर। मेन चीज़ यही प्रॉब्लम है आज के यूथ में कि नर्वसनेस, प्रेशर, डिप्रेशन, ये तीन चीज़ें बहुत भरी पड़ी है। तो मतलब क्या कहना चाहोगे एट लास्ट इसका? मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आपका मन क्या करता है, क्या कहता है, क्या करने के लिए बोलता है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपके मन को शांत रखना, क्योंकि मन जब आपका चंचल है, वो हर जगह वो आपको बोलेगा शूटिंग भी कर ले, वो आपको बोलेगा क्रिकेट भी खेले, वो आपको बोलेगा डांस भी कर ले, सब कुछ कर ले, ठीक है, वो एक अलग पार्ट है हमारी लाइफ का। लेकिन
हमारी लाइफ में मतलब लाइक बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको फैमिली से प्रेशर मिलता होगा, नहीं पढ़ पढ़ पढ़, लिख मत पढ़ी। कोई बहुत अच्छा राइटर होता है, उसको घर वाले बोलते रहेंगे नहीं तो पढ़ता ही रहे, लिख ये राइटिंग में कोई फ़ायदा नहीं। बहुत बच्चे आर्टिस्ट होते हैं बहुत अच्छे, बहुत स्केच बनाते हैं बहुत अच्छे। तो पहले आप अपने आप को पहचानो कि आप बने किस चीज़ के लिए हो। मैं बना था क्रिकेट के लिए, जैसा मेरे को जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, जब मुझे को लगा कि मैं बनाऊँ क्रिकेट के लिए, तो मेरी लाइफ में भी टर्निंग पॉइंट आए, तो मैंने अपने आप को चेंज करा, मैंने अपने आप को दूसरी चीज़ में ढाला। तो कहीं ना कहीं फिर बाद में मुझे फील हुआ कि मैं बना स्पोर्ट्स के लिए, तो मैं स्पोर्ट्स एज ए स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। तो पहले आप अपने आप को पहचानिए कि आप किस चीज़ में बेटर हैं और किस चीज़ में बेटर रिजल्ट दे सकते हैं, वो चीज़ करिए। वो उस चीज़ को अल्टरनेटिव ऑप्शन मत रखिए कि लाइक पढ़ाई भी चल रही है और डांस भी चल रहा है। आप डांसिंग, अगर आप डांस बहुत अच्छा करते हैं तो आप उसको प्योरिटी दीजिए, ना कि उसको अल्टरनेटिव रखिए। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर से आ रहा है और स्टडी आपको बाहर से कराई जा रही है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे अच्छे से कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आप खुद को पहचानिए कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं, और आप खुद को ही जानिए कि आप क्या कर सकते हैं। सो वन मोर थिंग कि आपने बोला कि मैं खुद से तैयारी करके खुद ही टूर्नामेंट्स के लिए जाता था। तो जैसे और स्टूडेंट्स होते हैं और एथलीट्स होते हैं, उनके पास ये होता है कि वो मेडल लेकर आए, उनके लिए कोच अप्रिशिएट करने के लिए होता है, कोई अप्रिशिएट। बट आपकी तो फैमिली को भी नहीं समझ आ रहा था, ना कोच था आपके पास, तो मतलब क्या लग रहा था? मतलब जब मेडल जीत के आया, किसको दिखाऊं मैं, किसको आप मतलब वो करते नहीं, ऐसे कोचेस रहते थे, लाइक परमानेंट मेरा कोई कोच नहीं रहा। ओके। कोचेस वैसे रहते थे टूर्नामेंट्स, या टूर्नामेंट्स के लिए रहते थे, गाइडर्स रहते थे जो साथ में जाते थे, रिप्रेजेंट कराते थे, वो सब कुछ रहता था। बट लाइक परमानेंट कोई मेरे को बोले, कोई ऐसा कोच बोले कि मैंने इसको शूटिंग सिखाई है, मैंने, ऐसा कोई नहीं था। ऐसा कोई नहीं। मतलब आप फुली क्रेडिट अपने आप को देना चाहोगे कि मैं खुद सीखा हूँ इसमें? हाँ बिल्कुल। सो ये चीज सबसे बड़ी चीज है, देखो कि खुद रिसर्च करो, खुद आप करो। अगर आपके अंदर वो चीज है तो 100% आपको रिजल्ट देगी अगर आप उस पर काम करोगे तो मैं एक चीज और आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे कि आपने बताया कि आपका स्कूल टाइम में बहुत एकदम राज की तरह आप रहते थे, गुस्से वाले थे, और मैंने न्यूज़ में भी देखा था कि आपने ऐसा बोला था कि मैं अपनी सैलरी का 60% डोनेट करूंगा या कुछ। क्या चीज़ थी वो? मतलब आप कहीं ना कहीं इमोशनल भी नजर आ रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत गुस्से वाले, तो क्या मतलब क्या चीज़ है? मतलब स्कूल टाइम, राज करने का टाइम ये था कि लाइक स्कूल में जितने भी मेरे दोस्त थे, और सही बात तो ये थी कि हम 6th-7th में थे, तो हमारे पास 11th-12th के बच्चे आते थे कि भाई हमारी लड़ाई होगी, ज़रा सॉर्ट आउट करा देना। और स्कूल टाइम में ये था, बदमाशी में सबसे आगे रहते थे। अगर स्कूल के किसी भी क्लासरूम में कोई पंखा मुड़ा है तो नाम एक ही का आता था, शिवम ठाकुर। टीचर किसी को नहीं पूछती थी, टीचर एक ही बात आके कहती थी कि तुमने मोड़ा। अब हाँ बोलो तो भी, ना बोलो तो भी, नाम तो आ चुका है। और स्कूल टाइम में प्रिंसिपल मैम जो हमारी टीचर थी, क्लास टीचर ने कभी मेरा रिजल्ट नहीं दिया। आज तक का रिकॉर्ड है, क्लास टीचर ने मेरा रिजल्ट नहीं दिया, हमेशा रिजल्ट प्रिंसिपल मैम ने दिया। और सही बात तो ये थी कि बहुत मुश्किल से मैं पास होता था। कहते ना धक्का मार के पास हो गया तो हो गया, बहुत मुश्किल से पास होता था मैं। और स्कूल टाइम में राज करने की बात यह है कि लाइक स्कूल टाइम में मैं अपने क्लास का मॉनिटर रहता था, तो एक राज वाली बात ये रहती थी कि जब मन करा, जिसको मन करा, किसी टीचर से पिटवा दिया या किसी का नाम ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। तो ये चीज़ें स्कूल टाइम में थी। और अगर बात करूँ मैं, ये 60% वाली बात है, तो ये मैंने कोविड में स्टार्ट करा था। जब मैंने कोविड में सिचुएशन देखी तो कहीं ना कहीं उस समय मेरे दिमाग में यही सारी बातें आ रही थी कि जिस देश ने मेरे को नाम दिया, प्यार दिया, पैसा दिया, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, तो क्या मैं उसकी मदद नहीं कर पाऊँगा? क्या मैं उसकी मदद नहीं कर सकता? तो उस समय मैंने बहुत हेल्प करी। और मैं कभी उन सब चीज़ों को ये नहीं कि दिखाने के लिए कि मैं उस टाइम बहुत मीडिया से दूर भी रहता था, मुझे मीडिया में आने का कोई शौक ही नहीं था। लेकिन फिर भी जब चीज़ें हाईलाइट होती रही, लोग समझते गए, लोगों ने देखना शुरू कर दिया, तो थोड़ा मैं हाईलाइट भी हो गया था। लेकिन मेरा ये मानना था कि मैंने वो गरीबी देखी है, मैंने स्ट्रगल देखा है, पेरेंट्स का स्ट्रगल देखा है, लोगों के स्ट्रगल देखे हैं, लेबर्स के स्ट्रगल देखे हैं। और उन सब के लिए कोविड का टाइम बहुत बड़ा टाइम था। उनके, जिनसे मैं रियल बात बताऊं तो जिनसे मैं पैसे उधार लेता था खेलने के दौरान कि भाई मेरे को मैच फीस देनी है, मेरे को कुछ पैसे दे दे, उन लोगों को मैंने देखा कि कोविड में वो हमसे हेल्प मांग रहे हैं कि भाई कुछ
सब्जियां मिल जाएंगी या कुछ कच्चा सामान मिल जाएगा, ऐसे ऐसे। तो मैंने कहीं ना कहीं उस समय मैंने एक रियल लाइफ देखी, एक रियलिटी देखी लोगों की, कि लोग क्या कब फेस क्या कर रहे हैं, कैसे लोग कैसे बन गए हैं लोग। और सीधी सी बात है कि हमारे जितने भी बिहार बंगाल से जो लोग आते हैं, दिल्ली वगैरह, तो वो कहीं ना कहीं काम करने के लिए आते हैं, दो पैसे कमाने के लिए आते हैं। और तो फिर उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा वो टाइम था, ना ही उनके पास प्रॉपर कुछ खाने के लिए था, ना ही कहीं रहने के लिए था, तो वो लोग निकल रहे थे अपने घर की तरफ। तो ये चीज़ें भी मैंने बहुत चीज़ें देखी, बहुत समझा। फिर उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे डिसीजन लिया कि जो भी मेरा इनकम रहेगा मैं उसका 60% 3 इयर्स तक डोनेट करूँ। अच्छा, मेरे माइंड में बड़ा ही मेन डिमांडिंग क्वेश्चन जो हमेशा रहता है एक एथलीट या किसी स्टूडेंट के माइंड में, अपने पेरेंट्स को कैसे समझाएं अपने पैशन के बारे में। कुछ ये चीज़ आपने फेस करी है, तो आपसे अच्छा शायद कोई बता पाए, तो आप क्या एडवाइस दोगे, पेरेंट्स को कैसे बनाए अपने पैशन के? देखिए, मेरे पेरेंट्स तो कभी माने ही नहीं। मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे छोड़ ही दिया था कि तू नल्ला है, दुकान चलाएगा, दुकान पे बैठेगा, वही तेरा फ्यूचर है। तो मेरे पेरेंट्स ने तो छोड़ दिया था। वो मेरे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट था कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को छोड़ दिया था। और स्टूडेंट्स हैं या कोई एथलीट है जिनके पेरेंट्स नहीं मानते, तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ में कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा कि आपके पेरेंट्स को खुद बोलना पड़े कि हाँ तो ये भी कर, इसको भी ट्राई कर। अब रही बात कि आप करेंगे कैसे, देखिए हर चीज़, अब मैं एक ही बात बोलता हूँ, लाइक आज का यूथ है वो किसी भी लड़की के साथ रिलेशन में आ जाता है, तो उस समय तो आपके पेरेंट्स नहीं कहते कि आप किसी लड़की के साथ रिलेशन में आ जाओ। तो सेम आपको जो अपनी लाइफ का जो पार्ट है आपका, जो आप करना चाहते हो, लाइक आप डांस करते हो तो डांस करना चाहते हो, या सिंगर हो तो सिंगिंग करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं उस पर भी आप अपना उतना टाइम दीजिए, और कहीं ना कहीं कुछ रिजल्ट आएगा तो आपके घर वाले समझेंगे। बिना रिजल्ट के, अब बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि उनको डर लगता रहता है कि मैं इस चीज़ पे पैसा लगाऊंगा तो मेरा पैसा वेस्ट चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं पेरेंट्स को भी ये बोलूँगा कि आपके जो बच्चे हैं, आप वो जो करना चाहते हैं आप उनको थोड़ा टाइम दीजिए, आप उनको एक टाइम पीरियड दे दीजिए कि हाँ भाई मैंने तेरे को 6 महीने का टाइम दिया, 1 साल का टाइम दिया, तो अगर मेरे को उसमें लगता है कुछ करके दिखा सकता है तो नेक्स्ट फर्दर मैं उस चीज़ के लिए जाऊँगा तेरे। अदरवाइज बहुत से ऑप्शंस होते हैं, बहुत से टीचर्स होते हैं, टीचर्स भी बहुत हेल्पफुल होते हैं, लाइक स्टूडेंट लाइफ में टीचर्स भी बहुत हेल्प करते हैं टैलेंट समझने में बच्चों के। और कहीं ना कहीं जो टैलेंट, स्टूडेंट का टैलेंट होता है वो स्कूल टाइम में ही पता चल जाता है कि ये लड़का या ये लड़की क्या करेगी लाइफ में। राइट। सो एक चीज़ और कि जो एथलीट्स हैं, आप उनको, जैसे जो स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स लवर हैं या कुछ, शूटिंग में जैसे कि क्राउड कम है आजकल के मुकाबले, रेशियो कम है शूटिंग के अंदर आने का, तो आप क्या इनवाइट करना चाहोगे आज के यूथ को कि हाँ आप शूटिंग में भी आओ, इधर भी बन सकता है? आज के यूथ को पर्टिकुलर मैं शूटिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन आज के यूथ को मैं ये कहूँगा कि आप कोई ना कोई स्पोर्ट्स ज़रूर कीजिए, कुछ भी हो, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, कुछ भी हो, कोई ना कोई आप स्पोर्ट्स जरूर कीजिए, क्योंकि स्पोर्ट्स आज के टाइम में एक बहुत बड़ा मेंटल पीस है। आप स्पोर्ट्स से अपने आप को बिल्कुल फिजिकली फिट रख सकते हो, मेंटल एकदम प्रिपेयर रह सकते हो। स्पोर्ट्स से बहुत चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी, और सबसे बड़ी बात है कि आपको स्पोर्ट्स से एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी सीखने के लिए मिलता है कि हम एक साथ लोगों को कैसे लेकर चलें। ओके, सो अब एट लास्ट बात कर ले रहे, थोड़ी मेडल्स के ऊपर आ जाते हैं। सो ये वाला जो आपका मेडल है, गोल्ड मेडल, सो ये वाला जो मेडल है ये कब आपने कौन से ईयर में जीता है? ये 2022 का मेडल है। ये अभी रिसेंट का मेडल है। ये कहाँ पर, कौन से गेम्स का है? ये नेपाल का है। ये नेपाल का है। ओके। सो ये इंटरनेशनल काउंटी गेम्स, इंटरनेशनल गेम्स। ओके, एंड ये सेम 2022 का। ओके, सो ये दो जो हैं ये रिसेंट के हैं 2022, और देख सकते हैं बहुत भारी है, और मतलब मेरे को पकड़ के इतना प्राउड वो हो रहा है, तो आपको तो सर को तो बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ होगा। और ये वाला जो है आपका, ये 2020 का है। ये 2020 का, ये कौन से गेम्स का है? ये भी इंटरनेशनल चैंपियनशिप थी। ये इंटरनेशनल चैंपियनशिप। सो आप देख सकते हो भाई बहुत ज्यादा भारी भी है, और
ये 3 मेडल्स हैं टोटल, ये देख सकते हो, 2 गोल्ड 1 सिल्वर, और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को पकड़ के भी। और आपने फीलिंग भी जानी कि क्या फीलिंग होती है जब हमारा नेशनल एंथम बजता है, लोग हमें रिस्पेक्ट के उससे देखते हैं। सो जब आप सोसाइटी में आते थे और अब आपको लगता है, मतलब पहले का एक शिवम ठाकुर और अब के शिवम ठाकुर में डिफरेंस दिखता है आपको आज? हाँ, डिफरेंस तो दिखता ही है कि लाइक जो लोग पहले गालियाँ देते थे वो आज रिस्पेक्ट से बात करते हैं। जो लोग पहले, जिनके पास मैं जाता था पहले मिलने के लिए, आज वो मुझसे मिलने के लिए मरते हैं, मेरे साथ फ़ोटोज़ के लिए मरते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मैंने खुद ही बदली हैं। तो सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट है, आप अपने आप को पहचानिए और अपने आप को प्रूफ कीजिए। फालतू की चीज़ों में पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। सो बहुत अच्छी लर्निंग्स मिली होगी होप्सो आपको, एक एक चीज, एक एक पॉइंट, पेरेंट्स को कैसे मनाए, अपने टैलेंट को। आपको बहुत अच्छी स्टोरी मिली है आज जानने को कि मेन स्ट्रगल में से कैसे निकल के आए। एक शॉपकीपर का जो बेटा है वो कहां से कहां पहुंच गया, आप देख सकते हो। कहां सुबह दूध लेने से स्टार्ट करने वाला पर्सन और आज यहाँ पे इंडिया के लिए मेडल्स लेके बैठा। तो इसलिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जब ये पॉसिबल कर सकते हैं तो हम अपनी लाइफ में भी कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं। हमने टाइम दिया स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए, बहुत अच्छी गाइडेंस दी। सो थैंक यू सो मच टाइम देने के। सो एट लास्ट अब जो हमारे इंडियन प्लेयर हैं उनसे हम पूछते हैं कि वो हमारे चैनल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे। सर 2 लाइनें अगर आप हमारे चैनल के लिए बोलना चाहो कुछ। काफ़ी अच्छा चैनल है, यूथ इंस्पिरेशन के लिए है। और सबसे बड़ी बात है कि एक यूथ आवाज़ लगा रहा है यूथ के लिए। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती है जॉब्स के रिगार्डिंग, और स्टोरीज़ भी काफ़ी अच्छी आती है। और चैनल काफ़ी अच्छा है और मैं कहता हूँ आप लोग भी इनको देखो, समझो। यूथ का चैनल है तो यूथ की आवाज़ कुछ डिफरेंट रहेगी और वो बहुत अच्छी आवाज़ है। समझना चाहिए लोगों को और सपोर्ट करो, भाई को सपोर्ट करो, सबको सपोर्ट करो। सो थैंक यू सो मच सर, इतने अच्छे आपने वर्ड्स बोले हमारे चैनल के लिए। तो भाई बस यही है कि आप लोगों के लिए ऐसी स्टोरीज हम लाते रहेंगे रेगुलरली जो आपको बहुत मोटिवेट करे, इंस्पायर करे अपनी लाइफ में अच्छा करने के लिए। ओके, सो मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही गाइडेंस लेते रहो और अच्छे से अच्छी टिप्स अपनी लाइफ में ऐड भी करते रहो, सिर्फ सुनो ही नहीं। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक।